गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम अपना चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें 5 नंबर टेस्ट का सोल्यूशन आप देख रहे होंगे। टेस्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस का एक एक करके डिस्कशन किया जा रहा है। किसी भी क्वेश्चंस में किसी तरह की अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है इसके में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है वो है, करें निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है। ठोस जालक का मतलब होता है सहसंयोजक। इसी को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, जालक ठोस भी कहते हैं, या सहसंयोजक ठोस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी। हीरा जो है वो सहसंयोजक ठोस में आता है, जिसको हम लोग जालक ठोस के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वार्ज क्या है। तो क्वार्ज आपको पता है, क्वार्ज एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकत्व के गुण को दर्शाता है। देखिए, लौह चुंबकत्व के गुण को दर्शाता है Fe3O4। Fe3O4 थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहा जाता है। आप सबको पता है कि विस्थापन दोष कहा जाता है फ्रेंकल दोष को, क्योंकि फ्रेंकल दोष में ना क्रिस्टल के एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ परमाणु चला जाता है। मतलब परमाणु क्रिस्टल से कहीं गायब नहीं होता, बस स्थान अपना चेंज कर लेता है। इसलिए इसको हम लोग विस्थापन दोष के नाम से भी जानते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो गया ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिलिकॉन से एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कितनी संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अब मिश्रण करना चाहिए। देखिए, सिलिकॉन में अगर एन टाइप बनाना चाहते हैं ना तो सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, तो हम लोग को वर्ग 15 वाला को मिलाना पड़ेगा अशुद्धि के रूप में। वर्ग 15 का मतलब हो गया जिसकी संयोजकता 5 हो। तो यहाँ पे 5 हो गया, मतलब 5वां का आंसर आपका डी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के इकाई कोशिका में एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। कि सिंपल में होता है 1, बीसीसी में होता है 2, एफसीसी में होता है 4। 1 2 4 आंसर आपका ये हो जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा क्रमशः चतुष्फल के वॉइड मतलब रिक्तियां होता है और अष्टफल के वॉइड दोनों होता है। तो याद रखना है HCP और CCP ये दोनों ऐसा है जिसमें चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां दोनों होती है, यानी कि 7 का आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण अभिलक्षण है। देखिए, आदर्श विलयन उसी विलयन को बोलते हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करता हो। तो 8वां का आंसर आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुण धर्म नहीं है। आपको बार बार बताया है कि अनुषंग गुण धर्म मात्र 4 ही होते हैं, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन प्रकाशिक क्रियाशीलता कोई अनुषंग गुण धर्म नहीं होता है, यानी कि 9 का आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो कह रहा है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इसका कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज्यादा क्वथनांक उसी का होता है जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा हो। तो इसको अगर आप आयन में तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस में ही टूटेगा, मतलब 2 ही आयन होगा। इसको भी एगो प्लस और माइनस में आप तोड़ सकते हैं, इसको भी प्लस और माइनस में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में तोड़िएगा तो सोडियम 2 और सल्फेट 1, मतलब आयनों की संख्या 3 होगी, और जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी का क्वथनांक उन्नयन भी सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो कह रहा है 0.1 एम बेरियम नाइट्रेट घोल का 1 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा, मतलब उसका परसेंटेज बताना। देखिए, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, बेरियम नाइट्रेट है BaNO3 का होल 2, जब ये टूटता है तो बनता है Ba पर प्लस 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 2NO3 पे माइनस। मतलब अगर इसका 1 मोल होगा तो ये 0 होगा, ये 0। मान लिया कि एक में से कुछ टूटा, जैसे 1 माइनस एक्स बचा, x मोल टूट गया तो ये बनेगा कितना x। ये देखिए, 1 मोल से 2 मोल बना, मतलब ये 2x बन जाएगा। अगर टूटने के बाद अगर हम टोटल के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या निकाल दें तो कितना बचा हुआ 1 माइनस एक्स, बना है कितना x, ये कितना बना है 2x। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2x। और 1 प्लस 2x का मान आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.74। 2.74 तो बताइए 2x का मान कितना होगा, 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 1.74 हो जाएगा। x का मान 1.74 में 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.87।
0.87 को अगर परसेंटेज में बदलेगा तो 87% आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका बी हो गया। इस तरीके से ध्यान में रखना, ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेनरी स्थिरांक का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा के का मान उतना ज्यादा होता है हेनरी नियतांक के लिए। तो 12 का आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी है, इसी को हम लोग द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले तो कह रहा है निम्नलिखित 13 का आंसर आपका भी हो गया। 14 की बात कर ले तो कह रहा है एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है? वैद्युत अपघटनी सेल में आपको पता है कि जो विलयन होता है उसके द्वारा आयनों का इधर उधर होता है प्रवाह, जबकि बाहरी परिपथ जो होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो बाहरी परिपथ में देखिए बाह्य आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान हो जाता है? याद रखना, शून्य कोटि के लिए ऐसा होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। वेग स्थिरांक का भी मात्रक वही हो जाता है और वेग का भी मात्रक वही होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है अभिकारक अणुओं को प्रतिफल में यानी कि उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? मतलब उसी को हम लोग सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसी भी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत होती है उसी को सक्रिय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, कर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है किस चीज पर भाई? अभिक्रिया का वेग सांद्रण पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर भी निर्भर करता है। मतलब उनमें ऊपर में जितने भी लिखे हुए उसमें से सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या करता है? अब उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया के गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए 18 का आंसर सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ तो कह रहा है कोटि निकालिए। कोटि निकालना कुछ है नहीं, जितना भी सबका पावर है सबको जोड़ देना, 1/2 + 3/2 तो आपका 2 हो जाएगा। 19 का आंसर ये हो गया। 20 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए आप जानते हैं कि टी हाफ बराबर होता है a/2 के, यानी कि टी हाफ ए का समानुपाती है। 20 का आंसर ये हो गया। 21 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा। देखिए प्रथम कोटि के लिए आपको पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पे समय का पावर -1। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर में जब सनलाइट दी है तो बना HCl। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो शून्य कोटि का अभिक्रिया है। HCl का बनना शून्य कोटि का अभिक्रिया है। 22 का आंसर डी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है। देखिए वेग समीकरण दिया हुआ है, ए का पावर 2 है, बी का पावर 1, मतलब पावर को जोड़ देंगे तो 2 1 3 यानी कोटि इसका 3 हो जाएगा। 24 का आंसर कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? देखिए अगर अभिक्रिया का जो ग्राफ जो देख रहे हैं, अगर ये वेग और समय के बीच खींचा गया है तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है ना कि समय बढ़ते जाता है लेकिन अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर वेग और समय के बीच में अगर ग्राफ हो तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 का आंसर अगर हम लोग बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि dx/dt बराबर, देखिए दिया हुआ है कि H+ के सांद्रण का पावर है और जब pH बराबर 2 से 1 कर देने पर अभिक्रिया का वेग जो है, दर जो है वो 100 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? ध्यान दीजिएगा, pH का मान 2 से 1 कर रहा है, मतलब H+ का जो सांद्रण है 10 के पावर -2 से 10 के पावर -1 कर रहे हैं। 10 के पावर -2 से 10 के पावर -1 करने का मतलब है कि सांद्रण को 10 गुना से बढ़ाया गया। सांद्रण को 10 गुना से बढ़ाया तो वेग बढ़ गया 100 गुना। सोचिए, सांद्रण बढ़ाया 10 गुना तब वेग बढ़ गया 100 गुना, इसका मतलब स्क्वायर के रूप में चल रहा है। स्क्वायर का मतलब हो गया पावर 2, कोटि 2 हो जाएगा इसका। 26 है, एक अभिक्रिया दी हो ए से बी, अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है अगर अभिकारक का सांद्रण 4 गुना करे। देखिए यहाँ पे वेग हो गया दुगना, यदि सांद्रण को किए कितना 4 गुना, यानी 4 का पावर x, 2 का पावर 1, ये हो गया 2 का पावर 2x, बेस बराबर है, 1 बराबर हो गया 2x, x बराबर हो गया 1/2, कोटि इसका हो जाएगा 1/2।
27 नंबर क्वेश्चन है 2A प्लस बी मिल्क बना रहा 3C प्लस डी के लिए निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित नहीं करता, मतलब कौन सही नहीं। तो अगर हम ए के सापेक्ष देखें तो DA बटा DT माइनस में हो जाएगा, एकदम सही है। बी के सापेक्ष देखें तो माइनस में होगा DB बटा DT। सी के सापेक्ष देखें तो DC बटा 3D होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3DT होना चाहिए, 3 नहीं दिया गया। 27 का आंसर ये हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। 28 में है करा किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, वेग स्थिरांक का मात्रक तो शून्य कोटि अभिक्रिया है। 28 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो कह रहा है मैलेकाइट किसका अयस्क होता है, ठीक है। मैलेकाइट किसका अयस्क है, देखिए मैलेकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे ताप तक गर्म किया जाता है उसको भर्जन बोलते हैं, या इसी को जारन भी बोलते हैं, मतलब बिना पिघलाए हुए खाली गर्म कर देना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 30 का आंसर है। 31 वह अयस्क जिसमें दो धातु के परमाणु कॉपर पायराइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है ना। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS, जिसमें कॉपर भी है लोहा भी है, दो दो धातु एक साथ मौजूद है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। 32 का आंसर डी। 33 है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, ऑक्सीजन। 34 निम्न में किसमें पी पाई डी पाई बंधन, पी पाई डी पाई कहने का मतलब ऑक्सीजन तो पी पाई वाला है, सल्फर देखिए डी पाई, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होता है, बाकी किसी में मिला कर देख लीजिए सबके पास पी है लेकिन डी नहीं, यही खाली एगो सल्फर है, पी पाई डी पाई बंधन बनाया। 34 का आपका डी हो गया। 35 का अगर बात करें तो कह वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन। वर्ग 17 का हेलोजन, वर्ग 16 वाला कैल्कोजन कहलाता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 36, तो कह रहा कौन सा बंधन सबसे अधिक प्रबल होगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बंधन सबसे अधिक मजबूत होता है, इसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। 37 नंबर H3PO3 क्या है, एक द्विभाषी कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, H3PO3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, देखिए दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे है, तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहता है वही इसका है ना भास्मिकता कहलाता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो इसकी भास्मिकता 2 होगी, मतलब द्विभाषिक। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन स्पीसीज का बंधन कोटि, बंधन क्रम मतलब बंधन कोटि होता है 2.5 होता है, O2 प्लस हो जाएगा, इसमें इंटू प्लस गलती से लिखा गया, ठीक है, प्लस नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, आंसर इसका O2 प्लस हो जाएगा। 38 नंबर है अगर कोई मान लिया इंटू प्लस भी बना दिए तो ए भी अगर आंसर किया तो उनका भी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है HCF4 का आकृति कैसा होता है, आकार कैसा होता है, स्क्वायर प्लेन वर्ग समतलीय होता है, इस तरीके से Xc हो गया, इधर F इधर F इधर F इधर F, इस तरीके से वर्ग समतलीय उसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप से होता है। किस अणु का डाइपोल मोमेंट शून्य होता है, देखिए सममित जिसका आकृति होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। 40 का आंसर भी हो गया। 41 की अगर बात करें तो कह रहा किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, अमोनिया गैस का। 40 का आंसर बी, क्योंकि अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड होने वाला गैस है, और जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाइड होता है उसमें अवशोषण होने की क्षमता माने अधिशोषित होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, चिपकने की क्षमता। 42 नंबर क्वेश्चन है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, उजला फास्फोरस पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है। 42 का आंसर ए हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है हमने एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया है। आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप जो है इसमें कमेंट बॉक्स में जा करके उसको भेजिए, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करें। चलिए, थैंक यू।